हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको दुनिया भर की खबरें, खासतौर पर वेस्ट एशिया की, इजराइल फिलिस्तीन जंग की और उसके अलावा जो जंगें हुई, वो तमाम कवरेज रोजाना मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, रेफरेंसेस के साथ, और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा, ताकि आपको सही नैरेटिव, सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। जो इंटरनेशनल गोदी मीडिया है और हमारा नेशनल गोदी मीडिया, जो नेतन्याहू की गोद में जाकर के बैठ गया है, उससे हट करके कुछ आपके पास मालूमात पहुंचे, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। इस जंग में कई पड़ाव आए, बहुत ही अहम पड़ाव। कई लीडर हमास के, हिजबुल्लाह के वो शहीद हुए, जगह जगह हमले हुए। बैरूत में हसन नसरुल्लाह की शहादत सबको याद है। तेहरान में हमास के लीडर शहीद हुए। और बार बार ऐसा लगता है कि नामालूम इसका नतीजा क्या निकलेगा। अब कल जो ये खबर आई कि यमन के प्राइम मिनिस्टर और कई मिनिस्टर्स मारे गए हैं इजरायली हमले में, लेकिन यमन की तरफ से जो आवाज आई है वो ये है कि हम बहुत मजबूती से खड़े हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नए प्राइम मिनिस्टर का नाम का ऐलान हो गया। हमले तेज होंगे। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, बहुत मुमकिन है कोई बड़ा हमला यमन की तरफ से इजराइल पर हो जाए। अब ये जो सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए फिरोज मीठी बोरवाला साहब से हम बात कर रहे हैं, जो फिलिस्तीन के इशू से जिंदगी भर, समझ लीजिए पूरी जिंदगी लगाई है उन्होंने। वो हैं इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी फोरम, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और मुंबई में रहते हैं। जब से ये जंग शुरू हुई अक्टूबर 2023 से, उसके बाद दुनिया भर में होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो फिलिस्तीन के हक में हुई, उसमें हर जगह मौजूद थे। मॉस्को, तेहरान, कराकास और बेरूत में हसन नसरुल्लाह के जनाजे पर, और तेहरान, मुख्तलिफ मुल्कों में। पिछले दिनों कुआलालंपुर में मीटिंग हुई थी। मुसलसल वो देश के अंदर भी और विदेशों में भी बहुत ही एक्टिव हैं। फिरोज मीठी बरोड़ा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, हमारे दर्शक भी इंतजार करते हैं आपका। आप ये बताइए कि यमन से जब ये खबर आई कि वहां के प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर दिया गया है, आपको कैसा लगा? ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को जब खत्म किया जाता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। लेकिन आपको अब तक जो खबरें आ रही हैं उससे कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है आप? सिस्टम जरा भी हिली नहीं यमन की। अंसार अल्लाह की जो सरकार है बहुत ही मजबूत है। और आई थिंक जो इस किस्म की क्रांतिकारी सरकारें होती है उनकी तैयारी होती है। उन्होंने उनके नेक्स्ट लीडरशिप को तैयार रखा ही होगा, क्योंकि ये वॉर सिचुएशन है। और ऑलरेडी हम लोग ने देखा है कि हिजबुल्लाह के साथ ये हो चुका है, हम लोग ने ईरान में भी ये देखा है। तो अंसारुल्लाह की प्रिपरेशन जरूर होगी। एंड देव लॉस्ट द सिविलियन लीडरशिप, मतलब उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके डायरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल ब्यूरो, मिनिस्टर ऑफ वेलफेयर, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, गवर्नमेंट सेक्रेटरी, ऐसे काफी उनके टॉप लीडर्स, गवर्नमेंट के जो सिविलियन लीडरशिप है वो मारी गई है। मिलिट्री लीडरशिप टोटली बरकरार है। और सिविलियन लीडरशिप, जैसे आपने बताया, ऑलरेडी रिप्लेस होना शुरू हो चुका है। उन्होंने ऑलरेडी एक नया नाम प्राइम मिनिस्टर का दे चुके हैं। और मेरा मानना है कि इसके बाद यमन जो अभी और भी ताकत से खड़ा होगा, उससे इसराइल और पूरी दुनिया और भी चौंकने वाली है। तो यमन में पूरा भरोसा है, यमन के लोगों में पूरा भरोसा है, क्योंकि उन्होंने इतनी कुर्बानियां देकर आज सना में उनकी ताकत जो बनी है, कि ये सीरिया का गिरना वो एक अलग बात है, मगर यमन 10 गुना ज्यादा ताकत से या 100 गुना ज्यादा ताकत से उभर कर आया है। हम्म। तो आई थिंक कोई चिंता की बात नहीं है। और एक खबर शायद आई कि अबू उबैदा को भी असैसिनेट किया है। अभी तक और कंफर्मेशन नहीं है, मैंने देखा है जिजरा पे। मगर हमास की लीडरशिप हो या जो भी इस किस्म की फ्रीडम फाइटर्स की लीडरशिप हो, उनको पता है कि हमको एक दिन जाना है, मगर उन्होंने अपनी तैयारी करके रखी है। तो ये हम्म। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टारगेट बेस्ड आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये मार्टरडम का सिलसिला तो पहले से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। हम्म। लीडर्स आते हैं, इसराइल को मारती, उनको लगा कि इनको मारेंगे तो मूवमेंट वीक होगी। मूवमेंट वीक नहीं हुई, पहले से ज्यादा ताकतवर हुई है। और यही रियलिटी है यमन को लेकर। मेहदी अल मशाद जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उनका बयान ये आया है कि हम शहादत से डरने वाले नहीं हैं।
और क्योंकि हम अल्लाह के रास्ते पर हैं, अल्लाह हमारे साथ है, इसलिए हम अपना रास्ता बदलने वाले नहीं है। हम मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ डटे रहेंगे। अच्छा, एक सवाल आ रहा है, हम भी, आप भी मुसलसल उस पूरे इलाके को देख रहे हैं। आप तो दुनिया भर में जा भी रहे हैं। मैं नजर रखे हुए हूँ मीडिया पर, मुख्तलिफ इजरायली मीडिया पर, लेबनान के मीडिया पर, यमन के, ईरान के, सारे मीडिया को हम नजर रखे हुए हैं। एक चीज का जिक्र किया जा रहा था अब से पहले तक, कि मोसाद और सीआईए को यमन के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस की सपोर्ट नहीं है, इसलिए वो किसी लीडरशिप को खत्म नहीं कर पाए। ये इस वाकये से पहले तक हम ये बात बार बार मुख्तलिफ जगहों से सुनते थे। अब क्या लगता है, ये जो वाकया हुआ है, और ये वाकया ऐसे मौके पे हुआ है जब थर्सडे को उनके जो लीडर हैं, सुप्रीम लीडर समझ लीजिए, अब्दुल मलिक अल हूथी, वो तकरीर करते हैं हर थर्सडे को, और जुमे को बहुत बड़ा मिलियन मार्च होता है। तकरीर टेलीविजन पे आ रही थी और ये मिनिस्टर्स किसी एक जगह बैठ करके तकरीर सुन रहे थे। मुझे कम से कम ऐसा लगा कि वहां कोई ना कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस का मामला होगा, जिसने इत्तला दी और फौरन हमला हो गया। आपको क्या लगता है? ह्यूमन इंटेलिजेंस की पॉसिबिलिटी तो है ही। ईरान में भी मसला है, लेबनान में मसला है, सब जगह है। और क्योंकि यमन में यूएई और सऊदी का पेनिट्रेशन है, वो एलिमेंट्स का पेनिट्रेशन है, अभी तक वो कर नहीं पा रहे थे। मगर क्योंकि यमन की तरफ से इतना बड़ा चैलेंज आ रहा है, तो उनकी पहली कोशिश थी कि सिविल वॉर हो जाए, कि साउथ के जो ग्रुप्स है वो ही हमला करे सना पे, मगर हो नहीं पाया। क्योंकि इनफैक्ट रियलिटी है कि जैदी सुन्नी वहाँ का जो भी अवाम है वो ज़्यादा से पहले यूनाइट हो रहा है। तो उसमें तो वो असफल रहे, लेबनान में भी असफल रहे कि सिविल वॉर नहीं हो पा रहा है। तो असैसिनेशन का जो तरीका है, तो आज की दुनिया में खास करके इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है, सर्वेलेंस की टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, और उनके पास ब्रिटिश सपोर्ट है, फ्रेंच अमेरिकन सपोर्ट है। तो ये तरीके से तो वो लोग ढूंढ ही लेते। ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी मसला है। तो इट इज हार्ट ब्रेकिंग, मगर एट द सेम टाइम मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखेंगे ये जुम्मे को 1 मिलियन नहीं, 2 या 3 मिलियन लोग सना में सड़क पर आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ी ताकत है यमन की, जिससे बहुत बड़ा सहारा आज पैलेस्टाइन को है। और उन्होंने जो कुर्बानियां दी है वो दुनिया नहीं भूलेगी, फिलिस्तीन के लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि यही कंट्रीज है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। यमन की लीडरशिप है, ईरान की लीडरशिप है, इराक की लीडरशिप है, और सीरिया में जो लोग अभी भी वो लाइन के साथ है, और जो आज बहुत खुद उन पे अटैक हो रहे हैं। और लेबनान तो बहुत कमाल की बात है, लेबनान पे अलग से बात करेंगे। मैं लेबनान और के लिए अलग से फिलिस्तीन, बात करूंगा, लेबनान के लिए। आ, एक साहब हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं यमन के, हुसैन अल बुखैती। उन्होंने जो टेलीविजन पर कमेंट्री देते हुए एक बात कही कि अब यमन की तरफ से इजराइल के खिलाफ तो हमले बढ़ेंगे ही। अब अरब इजराइल को मदद कर रहे हैं, खासतौर पर उन्होंने यूएई और सऊदी अरब का नाम लिया, जॉर्डन का नाम लिया। अब बहुत मुमकिन है कि यमन इन मुल्कों के बंदरगाहों पर नजर रखेगा, वहां पर कोई रुकावट खड़ी करेगा, या बहरहाल रेड सी से कनेक्टेड जो भी इनकी बंदरगाहें हैं, वहां पर और बड़ी कार्रवाई कर सकता है। आपको क्या लगता है कि यूएई तो और सऊदी अरब तो पहले से ही 2015 से जंग में हैं यमन के साथ, तो अब तो मैं समझता जी, हूं शायद खुल करके कुछ और ज्यादा होने वाला है। आपको क्या लगता है? अभी जो यमन तय करेगा वो दुनिया को चौंकाने वाला काम करेगा। हम्म। क्योंकि इनकी जो लीडरशिप को मारा है, तो आई थिंक यमन विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट कि जो आस पड़ोस के मुल्क है, खास करके सऊदी, यूएई, गल्फ कंट्रीज, जिनके तरफ से ये बिट्रेयल लगातार चल रहा है। क्योंकि 2014-15 में जब सना में अंसारुल्लाह जस्ट वॉकड इन, वो तो पैदल चलकर आगे तो सना को ले लिया था, इतना मास सपोर्ट था उनके पास। तो अभी जो सिचुएशन है कि यूएई और सऊदी को भी टारगेट हो सकता है यमन की तरफ से, अलग अलग तरीके से। हम्म। क्योंकि उनके रास्तों से अभी भी लैंड से, क्योंकि अंसारुल्लाह यमन ने तो शिप्स को तो काउंटर कर दिया है, हम्म। मगर वो अभी भी अंसारुल्लाह वाले बोल रहे कि तुर्की और इजिप्ट के बोट तो जा ही रहे इसराइल की तरफ।
तुर्की के भी जा रहे, इजिप्ट के भी जा रहे, अरब देशों के बोट जा रहे। सऊदी का तो एक बोट शिप पकड़ा गया था स्पेन में जिसमें हथियार थे। जी। तो ये लगातार डिटेल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो एक्सिस को ये तय करना पड़ेगा कि इनका भी क्या करना है, क्योंकि इनका इस्तेमाल लगातार हो रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो हालत इस वक्त तक पहुंची, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, मैं कई बार अपने दर्शकों को याद दिलाता रहा हूं कि यमन ने रास्ता बंद किया तो जमीनी रास्ता उन्होंने दिया, और दुबई, अबू धाबी, ये जो बंदरगाहें हैं दुबई वाली खास तौर पर, यहां से माल जाता है और बाई रोड वहां से उन्होंने अल्टरनेट रूट दिया हुआ है। और अब भी जब हम बात कर रहे हैं तब भी उनके ट्रक 24/7 चल रहे हैं जो मदद पहुंचाई जा रही है। तो ये अरब मुल्क क्या ये सोचते हैं, क्या 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 ये फिलिस्तीनियों पर जुल्म में इस हद तक शरीक रहें और ये खुद बच जाएंगे? इनके लिए तो ग्रेटर इजराइल का प्लान नेतन्याहू ने सामने रख दिया कि मैं तुम पर भी कब्जा करने वाला हूं। तो ऐसी हालत में ये आखिर कब तक मदद करेंगे, कब इनकी आंखें खुलेंगी? या ये जो अक्सर दर्शक हमारे कहते हैं अरे साहब ये तो मुसलमान है, क्यों नहीं सपोर्ट करते, ये कैसे मुसलमान है, आपको क्या लगता है? अजीबो गरीब मुसलमान है, अजीबो गरीब अरब लोग है ये। एक जगह पे अरब है हिजबुल्लाह के अमाल के लेबनान में, दूसरे है हस्तर शाबी इराक में, यमन के लोग अरब है, ये सब अरब है, फिलिस्तीन लोग अरब है। तो ये अरब तो लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। और दूसरी जो अरब लीडरशिप है, चाहे वो मोरक्को की हो या इजिप्ट की हो या सीरिया में जो जोलानी की ग्रुप मिला है, वो तो अजीबो गरीब लोग है। इसराइल के साथ उनकी फुल डीलिंग चल रही है। तुर्की की लीडरशिप भी बहुत ही भयंकर है। एर्दोगान मतलब लिमिट होगी, अभी तो लोग बोलने लगे, पहले ही बोलना चाहता एर्दोगान को लेकर। मगर ये लीडरशिप है तो मतलब एक घृणा होनी चाहिए पूरे मुस्लिम वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ओके, मगर एट द सेम टाइम मैं मानता हूँ कि जो तब्दीली आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, तो और मास सरप्राइजिंग होगी, क्योंकि गुस्सा बढ़ते जा रहा है, दुख बढ़ते जा रहे हैं सब देशों में, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा उठाव होगा। इसलिए जब ईरान ने हमला किया था इसराइल पे रिटेलिएशन में, क्योंकि इसराइल ने पहले हमला किया था, तो ईरान के हमले से तो पूरे मुस्लिम अरब वर्ल्ड और पूरी दुनिया में एक खुशी की लहर थी। जो मारा था, इसराइल डर गया था तो ट्रंप को बुलाकर सीजफायर कर दिया। मगर बहुत उम्मीद की किरणें जगी थी जब ईरान ने 12 दिन में उनका हाल खराब कर दिया था। और मेरा मानना है कि अभी वही लेवल का अटैक यमन को करना चाहिए। ये एक दो मिसाइल जो छोड़ रहा है, तो अभी यमन को तो बहुत बड़े पैमाने पे ही इसराइल पे भी अटैक मिसाइल का कर देना चाहिए, क्योंकि वो इसराइल का तो मामला क्लियर है, ग्रेटर इसराइल क्लियर है, लेबनान की कुछ पार्ट, इसराइल का तो काफी पार्ट दमिश्क से 20 किलोमीटर दूर है, गोलान हाइट को लेते जा रहा है। उसको डेविड कॉरिडोर बनाना है जो इसराइल नॉर्दर्न पार्ट को वो लिंक करता है फ्रॉम सीरिया टू इराक, वो पूरा बॉर्डर वो ले रहा है। एक किताब निकली है जो मक्का भी हमारा है, वो बोल रहे हैं वो भी हमारी जगह है। तो इनका तो मुद्दा बहुत क्लियर है। जैसे आप बोले कि ये किस टाइप के रूलर है, ये सऊदी और यूएई, कतर वगैरह, कि उनको दिख ही नहीं रहा कि ग्रेटर इसराइल में ये नक्शे में सभी आपके दे जा रहे हैं, या उन्होंने तय कर लिया ग्रेटर इसराइल बनेगा तो हम ग्रेटर इसराइल में हम लोग उनके बंदे बनकर रहेंगे। मतलब बहुत ही अजीब किस्म की बात है कि वो बोल ही रहा कि ग्रेटर इसराइल में बनाऊंगा और तब भी आप उनको मदद कर रहे हैं। तो मेरा बोलना है कि हाँ, मतलब क्या माइंडसेट है और वो सब तो वो लॉजिक और रैशनल से बाहर है, मगर लोग देख रहे हैं। और इसमें मैं इसलिए आऊंगा कि लेबनान में जो टर्निंग पॉइंट आई है कि 15-20 दिन पहले जो लगातार प्रेशर आ रहा था हिजबुल्लाह पे कि तुम अपनी हथियार दे दो, सऊदी की तरफ से, अमेरिका का तो पूरा प्रेशर है, इसराइल का भी बोलना है कि हिजबुल्लाह को अपने हथियार दे देने चाहिए। और लेबनान की जो सरकार है, निकम्मी सरकार, जिसमें आधे कैबिनेट के पास अमेरिका के पासपोर्ट है, उनका भी बोलना है कि हिजबुल्लाह को हथियार सरेंडर कर देना चाहिए। तो हिजबुल्लाह ने बोला सीरिया को देखो क्या हो रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग सरेंडर करें क्या? और अगर हिजबुल्लाह नहीं होता तो लेबनान नहीं होता, अगर हिजबुल्लाह नहीं होता तो बेरूट में आके इसराइल की आर्मी बैठ जाती है। पूरी दुनिया को मालूम है, लेबनीज लोग को मालूम है। तो हिजबुल्लाह को पता है कि ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द लेबनीज हिजबुल्लाह के साथ है, क्या वो सुन्नी हो, क्रिश्चियन हो या शिया हो। अच्छा, मैं फिरोज साहब, मैं इस बीच में अपने दर्शकों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो लेबनान के हिजबुल्लाह के लीडर शेख नईम कासिम ने पिछले दिनों कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हथियार हमारी शान है, हमारे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। देखिए जरा ये वीडियो क्या कुछ कह रहे हैं, हिंदी जबान में हमने उसे तैयार किया है,
शेख नईम कासिम की वीडियो देखी। यह हथियार जो हमें अपने दुश्मन से हिफाजत करता है, हम इसे हरगिज नहीं छोड़ेंगे। यह हथियार हमारी रूह, हमारी इज्जत, हमारी जमीन, हमारी शान और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। जो कोई इस हथियार को हमसे छीनना चाहता है, दरअसल वो हमारी रूह को हमसे छीन लेना चाहता है। अगर यह हमसे छिन गया तो दुनिया हमारी बदकिस्मती और हमारी रुसवाई का मंजर देखेगी। अच्छा, ये बताइए कि शेख नईम कासिम जिस मजबूती से कह रहे हैं कि हम हथियार नहीं छोड़ने वाले किसी भी तरह से, मैं एक मजमून पढ़ रहा था जिसको हमने एक वीडियो के जरिए अपने दर्शकों के सामने पेश भी किया है। एक साहब हैं हुसैन अल मुगनिया, जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, लेबनान के अलमनार टीवी में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। वो टॉम बराक ने जो बावडा पैलेस में वहां के लेबनान के जर्नलिस्ट को जानवर बोल दिया, उसने अपने मजमून का हेडिंग लिखा रखा, जानवर एनिमल्स इन पैलेस। इन अमेरिकन की सबकी तस्वीर छाप दी कि ये जानवर इस पैलेस के अंदर आए हुए हैं। और उन्होंने कई चीजें याद दिलाई कि अब से पहले कई बार बेवकूफ बनाया गया, नए नए सफीर आते हैं, नए नए एम्बेसडर आते हैं और लालच क्या दे रहे हैं, ट्रंप इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, आप हिजबुल्लाह को निहत्था कीजिए, हम आपको एक रिश्वत देंगे। लेबनान वाले उस रिश्वत को एक्सेप्ट करने वाले नहीं नजर आ रहे। अब आपको क्या लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो हैं, जो अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, क्या लेबनान के अवाम उनको माफ कर पाएंगे जो इनकी आजादी छीन करके सब कुछ उनके हाथ में देने की तैयारी कर रहे हैं, दुश्मन के हाथ में? मुझे तो लगता है कि लेबनान में एक क्रांतिकारी उठा भी हो जाएगा। जनता ये बागदाद पैलेस जाएगी और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। कि लेबनान की आर्मी चीफ जो है उन्होंने क्लियर कट बोला कि हिजबुल्लाह को हम लोग हाथ लगाने वाले हैं नहीं, ये होने वाला है नहीं कुछ भी ऐसा, और बातचीत से जो होगा, वरना हम लोग कोई आपस में लड़ने वाले हैं नहीं। तो पहले उन्होंने सुन्नी शिया सिविल वॉर की कोशिश की, वो हो नहीं पाया। क्रिश्चियंस का तबका भी क्लियर है, एक फाइनेंस तबका समझ जा, मगर उसकी औकात भी नहीं, जो सऊदी फंडेड है वो भी कुछ कर नहीं पा रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि भाई लेबनीज आर्मी और हिजबुल्लाह के ही टकराव कर दे, वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि लेबनीज आर्मी में भी शियाओं का बहुत बड़ा तबका है, सुन्नी भी कोई लड़ने वाले है नहीं। तो ये होगा तो कैसे होगा? और ऊपर से लगातार साउथ लेबनान में, बेरूट में, सब जगह इसराइल की बॉम्बिंग चल रही है। एक जगह से इसराइल बोला कि हथियार डालो, वहां से बॉम्बिंग कर रहा है, तो क्या मतलब व्हाट डू यू वांट टू डू? ओके। और हिजबुल्लाह का वो प्रोटेक्ट कर रही है, गाजा को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसमें उसके 5 से 7 लोग शहीद हो गए, और वो लेबनान को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वो आखिरी चट्टान है हिजबुल्लाह, वो आखिरी चट्टान है, वरना तो कुछ बचेगा नहीं पूरे इलाके में। और हिजबुल्लाह इतनी स्ट्रांग है कि इससे इसराइल को डर है, इसराइल को हिजबुल्लाह से डर है, ईरान से डर है, अंसारुल्लाह जो ताकत उभर कर आई है, और वहां हस्टल शाबी और इराक को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। अभी भी एक्सेस और रिंग अपनी ताकत बनाकर वो खड़ा हो रहा है। लोग जरा भी ना सोचे कि वो बीत चुके हैं। यानी ये ताकतवर है बहुत हिजबुल्लाह। बड़ी बात कही कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वो इस इलाके की आखिरी चट्टान है। मैं अपने दर्शकों को एक वीडियो और दिखाता चलता हूं, ये अमेरिकन किस बॉडी लैंग्वेज के साथ आते हैं और कितना इनमें घमंड और गरूर होता है। जो टॉम बराक ने बागदा पैलेस में किस तरह से जर्नलिस्ट को कहा, हिंदी में एक वीडियो है, उनके ट्रांसलेशन करके हमारे साथी ने तैयार किया है, वो वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको अंदाज हो जाए कि ये कितने बड़े वायसराय बन के आते हैं किसी भी मुल्क में। ठीक है, ठहरो 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 ठहरो। जिस लम्हे ये मामला अफरा तफरी और जानवरों जैसा हैवानियत वाला बनने लगेगा, हम यहां से चले जाएंगे। तो अगर तुम जानना चाहते हो कि क्या हो रहा है, तो तहजीब से बर्ताव करो, क्योंकि यही मसला है जो इस इलाके में हो रहा है। अच्छा, अब ये बताइए, यहां तक तो बात आ गई, अब ये बराक की पूरी बात आपको बतानी होगी कि यहाँ का जैसे हमारा माउंट बैटन और ये जो वाइसरॉय होते थे, जी, तो ये टॉम बराक उनकी सीरिया, लेबनान सबका इंचार्ज बनकर आया है। हाँ, और वो ओरिजिनली लेबनान ने उसको काम पे लगा दिया है, ठीक है, मगर उसकी कोई औकात नहीं है। लेबनान के लोगों ने तो उसको निकाल दिया है। सीरिया की सिचुएशन लगे वो भी कभी ना कभी टर्न अराउंड, ओके, क्योंकि जोलानी और इजराइल की जो बातचीत चल रही है वो भी दिख रहा है। एर्दोगान पूरा का पूरा फेल हो चुका है, वो दिख रहा है।
तो अभी पूरी की पूरी उम्मीद है हिजबुल्लाह उस डेलीगेशन में एक आदमी और था, वो बहुत ही आइडेंटिफाइड आदमी था, वो था लिंडसे ग्रैहम, सीनेटर लिंडसे ग्रैहम, जो जो इजराइल के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो भी इस डेलीगेशन में मौजूद था, जिसको लेबनान के जर्नलिस्ट ने, हुसैन अल मोगनिया ने जानवरों में शामिल किया है। मैं उनकी भी एक वीडियो दिखा देता हूं, आज मेरे पास में कई वीडियो तैयार हैं, मैं वो भी वीडियो दिखा देता हूं कि नेतन्याहू के साथ खड़े होकर के जो बात वो बोल रहा है जेरूसलम में, वो क्या कुछ कहा, वो कितना बड़ा नौकर है इजराइल का। वो लिंडसे ग्रैहम की भी आप सुन लीजिए कि आखिर उसने क्या कुछ कहा और नेतन्याहू ने उसका कितना शुक्रिया अदा किया कि आप तो जिंदगी भर हमारी खिदमत कर रहे हैं। ये भी वीडियो देखिए। इजराइल के लिए आपसे ज्यादा किसी ने कुछ नहीं किया सेनेटर लिंडसे ग्राहम। आप हमारे इत्तेहाद के एक मजबूत हामी हैं और हमारे लिए कोई बेहतर दोस्त नहीं। इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तमाम कोशिशों के लिए जो आपने बरसों से हमारी दिफा, सिक्योरिटी और ईरान के मसले पर की हैं। आप एक बहुत बड़े दोस्त, बहुत अहम वफादार साथी साबित हुए हैं। खुशामदीद। अमेरिका की आंखें और कान दरअसल इजराइल ही हैं। आप फाइव आइज की बात करते हैं, वो भी अहम हलीफ हैं, लेकिन अमेरिका को रेडिकल इस्लाम से बचाने के लिए इजराइल से ज्यादा कोई कुछ नहीं करता। और मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि ये निशान मेरे इस सफर के बारे में सब कुछ बयान करता है। हर अमरीकी के लिए जो कुछ ईरान के साथ होता है वो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है। दुनिया के लिए सबसे बुरा नतीजा ये होगा कि ईरानी हुकूमत को परमाणु सलाहियत हासिल करने दी जाए, क्योंकि हमारे अरब दोस्तों के लिए ये बात किसी भी सूरत बर्दाश्त के काबिल नहीं है। वो ईरान से कहीं ज्यादा खतरा महसूस करते हैं बजाय इजराइल से। इसलिए मेरी उम्मीद है कि परमाणु समझौते के बदले कोई रास्ता निकाला जाए जो न्यूक्लियर एनर्जी की इजाजत तो दे, लेकिन न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ शुरू ना करे। यही इजराइल के वजूद और पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। तो मेरे इजराइल के दोस्तों, आप आने वाले दिनों और हफ्तों में वॉशिंगटन से और ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं? शुक्रिया। लिंडसे ग्राहम को बताना चाहिए कि बेसिकली जो क्रिश्चियन इवेंजेलिकल मूवमेंट है अमेरिका में, यूनाइटेड फॉर इजराइल, क्रिश्चियन यूनाइटेड फॉर इजराइल, क्रिश्चियन कोफी करके CUFI, वो उसके लीडर है और वो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट है। ये पूरा एंटी क्रिश्चियन मूवमेंट है, मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि ईसा नबी को साइड करके पूरा इजराइल को केंद्र में लाए। तो क्रिश्चियन ज़ायनिज्म तो क्रिश्चियनिटी के लिए एक बहुत खतरनाक मूवमेंट है, जो बोलता है कि इजराइल को आप ब्लेस करोगे तो आप यू बी ब्लेस्ड और इजराइल को कर्स करोगे। ऐसा कुछ बाइबल में है नहीं। पूरा डिस्टॉर्शन, मिसइंटरप्रिटेशन नहीं, पूरा डिस्टॉर्शन है। ओके, तो ये पूरा बहुत बड़ा अमेरिका में भी कॉन्जर्वेटिव क्रिश्चियंस का भी अभी फाइट बैक हो रहा है अगेंस्ट दी राइट विंग क्रिश्चियंस। टकर कार्लसन, Anna, I mean, there are a lot of people. There are some fantastic people who are fighting against these mad people. मगर लिंडसे ग्राहम भी पागल किस्म का आदमी है, अल्ट्रा फैनेटिक है। वो जो माइक हकबी एम्बेसडर, अमेरिकन एम्बेसडर इजराइल, वो भी पागल आदमी है। और ये बैरक वाला बंदा टॉम बैरक, वो भी तो एकदम थर्ड ग्रेड किस्म की। ये असल में देखिए, एक बड़ा अच्छा काम ये हो रहा है ट्रंप के जमाने में कि ट्रंप ने पूरे अमेरिका को नंगा कर दिया। और अब से पहले तो झूठ बोलते थे चढ़ा करके, अब ये सीधे बिल्कुल बदनाम हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं। और उसमें लिंडसे ग्राहम और टॉम बैरक जैसे लोग भी हैं जो पूरी तरह से बता रहे हैं कि हम जालिमों के साथ हैं, हम कातिलों के साथ हैं। ये अमेरिका के सारे हुक्मरान बता रहे हैं। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं ईरान की तरफ। ईरान की तरफ से खबरें ये आ रही हैं कि जंग होगी, हो सकती है, क्योंकि टेक्निकली कोई सीज फायर एग्रीमेंट नहीं है। यह सिर्फ जंग रुकी हुई है। अगर दोबारा जंग शुरू होती है, अगर दोबारा इजराइल हमला करने की हिमाकत करता है, तो ईरान के फौज के सरबराह कह रहे हैं कि इस बार ये आखिरी जंग होगी, इसके बाद फिर जंग लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या वो जो 2028 वाली बात कहते हैं, क्या वो नजदीक आती जा रही है? ईरान की तैयारी के बारे में आपका क्या ख्याल? नो, अनडाउटेडली मेरा तो बोलना है कि पिछली बार भी ईरान ने जो सीज फायर अनरिटन है, कुछ लिखित में तो है नहीं सीज फायर, ईरान शुड हैव कैरिड ऑन। और उसका होना था कि गाजा में सीज फायर होगा तो मैं बंद करूंगा। नेतन्याहू डर गया था, पूरा इजराइल डर गया था, सब पूरे बंकर में भाग गए थे और उसका कोई ना अमेरिका रोक पा रहा था ना इजराइल रोक पा रहा था। तो उसमें ये 15-12 दिन में हो गया, मगर ईरान को और 4-5 दिन बराबर से ठोकना था उनको। बोला कि गाजा का सीज फायर होगा तो रुकेगा। ये नहीं हुआ, ठीक है, मगर मेरा मानना है कि जो नेक्स्ट फेज अभी, क्योंकि नेतन्याहू पगला गया है,
वो तो इतनी गलतियां करते जा रहा है, स्ट्रेटेजिक गलतियां करते जा रहा है, ओके, कि ईरान पे हमला आने आने वाला है और ईरान की तैयारी है। और ईरान ने सही बोला कि इस बार कुछ रुकेगा नहीं, जो होगा वो आखिरी होगा और वो निर्णायक होगा। तो ये हेडिंग दैट, क्योंकि पूरा इलाका वॉर फेज में है। लेबनान पे रोज हमले हो रहे हैं, सीरिया में भी वो हमला करता है, ओके, और मतलब इट्स अ वॉर जोन ही, पूरा इलाका वॉर में ही बिल्कुल, है। पूरा मैटर ऑफ पूरा टाइम इलाका के वॉर में है। अभी पिछले यमन में दिनों भी। फिलिस्तीन के जर्नलिस्ट जो लंदन में हैं, अल-यौम अखबार के एडिटर अब्दुल बारी अतवान, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि ईरान ने क्यों नहीं हैफा को और तेल अवीव को पूरी तरह से क्यों नहीं खत्म कर दिया। तो उस पर उन्होंने सही अच्छी बात। खासी बहस की है, और वो सबसे सीनियर जर्नलिस्ट में से हैं, तकरीबन 80 साल की उम्र है उनकी, और उनसे मैं मिला हूं लंदन में। बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्लास का आदमी है, खुद गाजा में पैदा हुआ है ये शख्स, और अब वो लंदन में रहता है। तो ये उम्मीद सबको थी कि ईरान बिल्कुल आखिर तक खत्म करके हटेगा, लेकिन क्या ईरान ने एक चलते चलते आखिर में एक शराफत दिखाई कि चलिए अभी रोक देते हैं, लेकिन उसको उसको ये तो एक नंबर तो आखिर में मिला कि आखिर में थप्पड़ मारने का हक ईरान को मिला। उसने कतर में भी हमला किया, अमेरिका जवाब नहीं दे सका, और ये एग्रीमेंट में था। और आखिरी 3 घंटे ईरान ने इजराइल पर हमले किए, इजराइल को जवाब देने का हक नहीं था। तो अब ईरान की लीडरशिप जिस तरह से फैसले ले रही है, जिस तरह से आयतुल्लाह खामेनेई लीड कर रहे हैं इस जंग को, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की जंग को, एक तरह से सारा तालमेल तेहरान से महसूस होता है, हम आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो क्या अब ये जो आप अलग अलग कभी कभी लोग महसूस करते हैं कि हिजबुल्लाह क्यों नहीं हमले कर रहा है, कभी कभी लोग ईरान पर एतराज करते हैं कि साहब इसने पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं कर दिया, कभी हूतियों पर एतराज करते हैं, मतलब कुछ लोगों को एक अजीब सी सोच है। आपको क्या लगता है कि ये पूरी तालमेल से चल रहे हैं? क्या ईरान ने अपना आखिरी पत्ता जो है वो अपने पास रखा हुआ है कि वो क्या करेगा? किस तरह से देख रहे हैं? ईरान के पास आखिरी पत्ते नहीं, बहुत सारे पत्ते हैं। आखिरी पत्ता तो वो दूर की बात है, उसको आखिरी पत्ते तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम्म। क्योंकि इजराइल के पत्ते खत्म होते जा रहे हैं। हम्म। इजराइल के पत्ते खत्म होते जा रहे हैं, वो क्लियर कट बात है। और जो लोग हिजबुल्लाह, हूती और ईरान और इस सब को बोलते हैं, उनको देखिए यमन, इनको पूछो कि शहीद कौन हुए हैं, हम्म। कौन से देश के लीडर शहीद हुए, कौन से देश के लोग मर रहे हैं, कौन से देश के लोग ये फिलिस्तीन की आजादी के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, पहले ये पूछे। जो उंगली उठाने वाले लोग हैं वो इतने मूर्ख है कि मुझे तो अभी उनको उत्तर देने में भी कुछ दिखता नहीं, कि जरा अपने गिरेबान में झाँककर देखो कि एक्चुअली ये बहुत सिंपल आंकड़े हैं जो आपके सामने है। मेरा बोलना है कि ये कैलिब्रेट होकर ये चीजें आगे बढ़ रही है। मुझे याद है हिजबुल्लाह के मेरे बहुत करीब के डॉक्टर अली फयाद करके थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डायरेक्टर रिसर्च थे, बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो मैंने उनको वही पूछा था, मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, कि भाई ये मामला कब आगे बढ़ेगा आप लोग का आजादी का। तो वो बोले कि अभी बैलेंस ऑफ पावर में इतना बड़ा अंतर है कि हम लोग यहाँ है, वो उधर है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पावर जैसे जैसे उसकी जो गैप कम होती जाएगी, तो हम लोग आजादी की तरफ बढ़ेंगे। तो रियलिटी है कि वो बैलेंस ऑफ पावर बदलते जा रहा है, रीजनल बैलेंस ऑफ पावर भी बदलते जा रहा है और ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर भी बदलते जा रहा है। ये दोनों का इम्पैक्ट हो रहा है। आज जो चाइना में होने जा रहा है, कि मोदी जी भी अभी ब्रिक्स में गए, और अच्छी बात है, क्योंकि मोदी जी अमेरिका इजराइल के साथ ज्यादा ही भाग रहे थे यहाँ। तो आज ब्रिक्स मजबूती से ताकतवर बनने वाला है, उससे अमेरिका की आर्थिक ताकत कम होगी, ओके। मिलिट्री रूप से तो अमेरिका और नेटो हार चुके हैं रशिया के सामने यूक्रेन में, ठीक है, और उसका परिणाम वेस्ट एशिया में दिख ही रहा है। तो आर्थिक रूप से एक नई ताकत दुनिया में हो रही है, मिलिट्री रूप से एक नई ताकत उभरती रही है, और जो असली 3 कंट्रीज है जो उसको लीड कर रहे हैं वो रशिया, चाइना और ईरान। जो असली RIC है वो रशिया, चाइना और ईरान है। ये अच्छी बात है कि वापस इंडिया ये फोल्ड में आ रहा है, जिससे बहुत सारी चीजें होगी, कि जैसे पाकिस्तान के भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में, तो आई थिंक चाइना और रशिया, इंडिया और चाइना के जो भारत पाकिस्तान के जो टेंशन है उसको भी डील करेंगे, क्योंकि ये रास्ते इनको बंद करने पड़ेंगे अमेरिका के एंट्री के, बिल्कुल बिल्कुल। रास्ते बंद करने पड़ेंगे। तो पावर बदल रहा है, या बैलेंस ऑफ पावर जो बदल रहा है। हाँ, यस, मैं कह रहा हूँ पड़ोसी मुल्कों के साथ तिजारत हो, आना जाना हो, ताल्लुकात बेहतर हो, पूरे इलाके के मुल्कों का एक तरह से तरक्की होती है और डिफेंस खर्च कम होता है।
ये और मैं तो अक्सर फिरोज साहब आपसे पहले भी कहता रहा हूं, आपके साथ भी मैंने शायद कभी कहा होगा कि मेरा तो एक शक और शुबा और डर पहले से मैं बताता रहा हूं कि अमेरिका और इजराइल जिस मुल्क में भी दोस्त के तौर पर आते हैं उन मुल्कों को तबाह करते हैं। अब इजराइल के साथ खड़े होने से भारत कितना बदनाम हुआ है इस जंग में। उधर अमेरिका, ट्रंप साहब जो है रोजाना धमकी दे रहे हैं मोदी साहब को, और एक पाबंदियों तक की बात कही जा रही है। तो अमेरिका के साथ जो दोस्ती को बहुत अच्छा समझते थे उनको अब भी सबक से ले लेना चाहिए कि ये इस किस्म के लोग हैं, खुद गरज और लूटने वाले लोग हैं। हम हाँ, तो जी समझ गए कि अभी उनको समझना होगा कि जो इजराइल लॉबी अमेरिका को कंट्रोल करती है, जब चाहे जिस देश पे हमला करवा देती है, हाँ, वो इजराइल लॉबी मोदी को क्यों न मदद नहीं करी अभी। वो पूछना पड़ेगा, हाँ, मोदी को पूछना पड़ेगा कि इजराइल लॉबी और अमेरिकन सरकार, व्हाइट हाउस और नेतन्याहू जिस तरीके से काम करते हैं, चाहे वो बाइडेन की सरकार हो चाहे वो ट्रंप की सरकार हो, तो आज इजराइल किधर है मदद करने के लिए भारत को, जब ये टैरिफ पे टैरिफ आ गए। तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल। इजराइल की पूरी नीति फेल हो चुकी है। हम्म, वो मिलिट्री रूप से फेलियर है। गाजा में ये हाल है कि जो गाजा में इन्वेजन 2.5 लाख की आर्मी लेकर आया, बोला गाजा सिटी टेक ओवर करूंगा। 18 मार्च को आया था तो बोला 2 महीने का टाइम दो, मैं पूरा गाजा को ले लूंगा। वो मार्च का और सितंबर अक्टूबर हो गया। गाजा में जैसे गाजा सिटी में जैसे जैतून नेबरहुड में घुसे तो उनको मार खा के भागना पड़ा। मैन टू मैन तो ये लोग की औकात ही नहीं लड़ने की, हवाई जहाज और ड्रोन से ही अटैक कर। मुझे 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 स्टीव विटकॉफ की वो बात याद आ गई जो मिडिल ईस्ट के लिए एनओए हैं। उन्होंने वॉशिंगटन में कहा कि ट्रंप पहला आदमी है जो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी है और इजराइल का प्राइम मिनिस्टर भी है। यानी इतनी इतनी एक तरह से फैसला एक ही तरह से होता है। तो इस हद तक जब विटकॉफ कह चुके तो इस इंडिया के खिलाफ, मोदी के खिलाफ जो कुछ वॉशिंगटन से हो रहा है उसमें तेल अवीव बिल्कुल शामिल है। स्टीव विटकॉफ खुद कह रहे थे, अभी कुछ दिन पहले हमने रिपोर्ट भी किया था। तो ये सूरत हाल है। भारत, देखिए मैं तो बहुत जैसे एंथनी ब्लिंकन का रोल था, जैसे एंथनी ब्लिंकन का रोल था, वो भी कट्टर यहूदी ज़ायनिस्ट था, वैसे विटकॉफ भी एक कट्टर यहूदी ज़ायनिस्ट है। बिल्कुल तो आप देखिए कि कौन कौन क्या कर रहा है। हाँ। वो धर्म जानना जरूरी है, कौन क्या अपने धर्म की एजेंडा से काम कर रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल भारत के खिलाफ हो गए और हम हैं कि अभी तक भी इजराइल को हथियार देने की बात कर रहे हैं, दे रहे हैं बाकायदा। आखिर क्या कुछ होगा? क्या आरएसएस जो इजराइल को बहुत पसंद करती है, जो बीजेपी के नजदीक है, क्या उसकी वजह से हम दुश्मनों से घिरते जा रहे हैं? जो दोस्त बन के आए थे क्या अब वो दुश्मन बन गए? ये बड़े सवालात हैं। आखिर में नतीजे के तौर पर आज के हालात में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। मैं तो लगातार बोल रहा हूँ कि 2028 तक देखिए क्या क्या होता है। इजराइल इज ऑन द वर्ज ऑफ इम्प्लोडिंग, वो इम्प्लोड ही हो रहा है। उनके जो टॉप मिलिट्री लीडर्स है, जो रिटायर्ड है, शिन बेत, मोसैड, रिटायर्ड आईडीएफ, जो उनके वॉर आर्मी के, वो सब बोल रहे हैं कि हम लोग ने बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती की, हम लोग लड़ ही नहीं पा रहे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अब सोचो कि इनकी 2.5 लाख की आर्मी आए या 5 लाख, उनको तो लड़ना है ना, वो मरते रहेंगे। अरे इस वक्त इजराइल के फौज के सरबराह कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ सकते, हमास के साथ जल्दी जंगबंदी कर लो। अभी तक तो आप रिटायर्ड वालों की कह रहे थे ना, इस वक्त का फौज का सरबराह भी कह रहा है कि हमास से जल्दी से जंगबंदी कर लो, नहीं तो हम जंग नहीं लड़ पाएंगे। ये बात मुसलसल कह रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुनिया में इजराइल का जो अभी इमेज बन चुका है, एक जेनोसाइडल पागल कंट्री का बन चुका है। यहूदियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। वो यहूदी जो समझदार है वो इस बात को समझ रहे, वो बोल रहे हैं। बहुत सारे यहूदी हमारे साथ है जो ये बात बोलने के लिए तैयार है। तो इजराइल एक पॉलिटिकल, जो उनका पॉलिटिकल पावर करके भी खत्म होते जा रहा है। मिलिट्री पावर तो दिखा कि गाजा को नहीं ले पा रहा है। हिजबुल्लाह तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत सारी चीजें हमारे फेवर में जा रही है। वो बच्चों को मार रहा है, मतलब क्योंकि वो हमास के फाइटर्स को नहीं मार पा रहा है तो उनके बच्चों को मार रहा है। जी और क्योंकि वो अभी ताजा खबर यह है कि गाजा सिटी से इजरायली फौजें वापस आ रही हैं और वापस आने की खबर है। वो उन पर हमले चूंकि तेज हो गए हमास की तरफ से, और हमास वाले मुसलसल वीडियोस जारी कर रहे हैं अपने हमलों की। तो ये सूरत हाल है जहां जहां अपने आप को सुपर पावर समझने वाला
नाकाम होकर के पीछे हटा। वो हमास के जरिए शुरू किए गए अल अक्सा तूफान नाम के ऑपरेशन के नतीजे में दुनिया पूरी तरह से हिली हुई है। ये बात सही है कि नुकसान काफी हुआ है, बहुत लोग शहीद हुए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा हम गाजा के लोगों के शहादत के कारण आज दुनिया की आंखें खुल चुकी है। हमारी तो खुली थी, मगर अमेरिका की आंखें खुल रही है, यूरोप के लोगों की आंखें खुल रही है। यूरोप के लोग और अमेरिका के लोग सड़कों पे फिलिस्तीन के लिए वो मार खा रहे हैं। मतलब जो दमन हो रहा है उनके खुद पे जर्मनी देख रहा हूँ कि किस प्रकार से वो मार रहे हैं वहां की पब्लिक को जो फिलिस्तीन के लिए मार्च कर रही है। तो गाजा के मार्टरडम ने, गाजा के शहादत ने, फिलिस्तीन की शहादत ने दुनिया की आंखें खुल दी है। और एक बहुत बड़ी विचारवंत है, मतलब कि हम लोग ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन की बात करें, हम लोग ऑक्यूपाइड अमेरिका, ऑक्यूपाइड यूरोप की बात करो, फ्री अमेरिका और फ्री फ्रांस बोलना चालू करो भाई। हम तो हमारे तो और से बुरे हाल है। बिल्कुल इन्हीं यहूदियों ने पूरी दुनिया को एक तरह से जकड़ा हुआ, खुद अमेरिका उनसे परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आपसे बहुत ही काम की बातें हुई और आज हमने दो तीन वीडियो जी, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सट्रीम जुडाइज्म एंड व्हाइट क्रिश्चियन रेसिज्म, जो व्हाइट क्रिश्चियन रेसिस्ट है और ये जो जूइश सुप्रीमेसिस्ट है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन के कारण ही हो रहा है। और दुनिया भी खुल रही है, आंखें खुल, इंडिया में भी आंखें खुलेगी और खुल रही है। और ये कॉम्बिनेशन दुनिया में ये कॉम्बिनेशन नाकाम भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज के वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसा रहा आज का वीडियो इंटरव्यू में जो इन्फॉर्मेशन मिली। आपने हिंदी में, हिंदुस्तानी जबान में आपने कुछ वीडियो देखी वहां से, उस इलाके से, आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।